ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। तो पेपर सेकंड की आज हम बात करेंगे और साइंस, जिन लोगों ने साइंस चुना होगा उनके लिए आपको पता होगा कि पेपर 2 में आपको सेलेक्ट करना रहता है, जहां पर आपका 60 मार्क्स मैथ और साइंस से रहते हैं। तो साइंस की शुरुआत करेंगे आज, और हम आपके लिए साइंस में आप जानते हैं कि इसमें आपका भौतिक विज्ञान की बात करें, रासायनिक विज्ञान की बात करें और जीव विज्ञान, ये विशेष करके आते हैं। तो उसमें से हम रासायनिक विज्ञान शुरुआत करेंगे और आज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए उद्देश्य से हमने पदार्थ से स्टार्ट किए हैं और आपका प्रीवियस नॉलेज भी इसके साथ में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम शुरुआत करने वाले हैं पदार्थ से। तो आप लोग पदार्थ के बारे में बखूबी जानते होंगे, ऐसी बातें नहीं हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़े भी, बचपन से आप लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर पदार्थ होता है क्या। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर हम बताने का प्रयास करें कि आखिर पदार्थ क्या होता है, तो बिल्कुल पदार्थ वो है जैसे आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण आपको हम बताते हुए चले। देखिए, पदार्थ को हम लोग मीटर अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर होता है कि नहीं। और ये क्या होता है, जिसमें हम पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह छेकती हो। सबसे अच्छा डिफिनेशन अगर कभी देना हो आपको पदार्थ के संदर्भ में, तो आप यही दे सकते हैं कि पदार्थ वो होता है जो जगह छेकती है, उसका कोई भार होता है, ऐसे को हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं खाना की बात करें, है कि नहीं, खाना अगर टेबल पर रखा हुआ है तो वो भी तो आपका जगह ही छेक रहा है। जल की बात करें, टेबल, चट्टान, स्टील, ये सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब के सब आपके जो होते हैं पदार्थ के ही उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। और पदार्थ बहुत रंग के होते हैं, यानी अलग अलग पदार्थ के रंग भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। कोई पदार्थ आपका मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई तरल रूप में होता है, तो ये सब उसके गुण होते हैं। और पदार्थ जो बनता है वो मिश्रण होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, या मिक्सचर कह सकते हैं, बना होता है। और सब पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मैं बात करें यहाँ पर कमीज की बात करें, साइकिल की बात करें, कुर्सी, मेज, पेंट आदि, ये सब के सब आपके पदार्थ के ही उदाहरण हैं। देखिए, आरंभ में ऐसा माना जाता था, मतलब आरंभ का मतलब होता है कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि पदार्थ जो है वो जैविक और अजैविक। देखिए, जैविक का मतलब होता है लिविंग थिंग, क्या होता है, लिविंग थिंग, और अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। और ये लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग क्या, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत यहाँ पर मुझे नहीं है। ये 5 तत्व इसमें बात करें, यानी पदार्थ 5 तत्वों से बना हुआ होता है, ऐसे लोग माना करते थे पहले के। जैसे में पृथ्वी यानी मृदा, मिट्टी की बात करें, आकाश, वायु, अग्नि मतलब आग, और जल, ये 5 चीज़ है से मिलकर बना होता था। आपको पता होगा कि जिस चीज़ से जो व्यक्ति जो पदार्थ बनते हैं, पुनः उसी चीज़ में उसको हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन आज की अवधारणा की बात करें तो आज कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम अणु या परमाणु कहते हैं। तो ये अवधारणा पहले थे कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो आज ये हम लोग ये मानते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में, पदार्थ किसे कहेंगे, जो जगह छेकती हूँ। जैसे मैं आपने घर में देखेंगे, आप बहुत सारे पदार्थ की बात कर देंगे, जैसे ईंट भी है आपका घर में है, कपड़े भी आपके घर में है, वॉशिंग मशीन भी है, टेलीविज़न भी, ये सब के सब आपके पदार्थ के ही स्वरूप हो गए। अब बात करेंगे पदार्थ का विभाजन। देखिए, अब विभाजन की बात करें, कैसे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पदार्थ के विभाजन की बात करें तो हम लोग आधुनिक विज्ञान के बारे में जानकारी आपको दे दें। उसमें हम लोग 2 आधार पर काम करते हैं, एक हमारा भौतिक और एक हमारा केमिकल यानी रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का विभाजन किया गया है। अगर हम भौतिक गुण के आधार पर बात करें तो ठोस यानी आपकी बात करें, सॉलिड की बात करें, द्रव, लिक्विड और गैस के रूप में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार, तो ये भौतिक। अगर हम रासायनिक गुण के अनुसार बात करें तो वहाँ पर तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड्स की बात करें, और मिश्रण यानी कॉम्प्लेक्स, ये 3 भाग में बांटा गया है रासायनिक के अनुसार यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे आखिर भौतिक आधार पर पदार्थों का विभाजन, यानी अकॉर्डिंग टू बात करेंगे कि फिजिकल के अनुसार पदार्थ को कैसे बांटा गया है। तो पहला हमारा था ठोस, यानी इसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो भाई सॉलिड कैसे बांटा गया है, तो इनमें अनेक अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो अंतराण्विक बल होते हैं, अत्यधिक होता है, इसलिए इनके अणु आपस में चिपके होते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ईंट पत्थर वगैरह आपके घर में भी पड़े होंगे, है कि नहीं। तो वो सब के सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें लगा होता है, और प्रत्येक अणु जो होता है एक दूसरे के साथ में बहुत तीव्र गति से वो जुड़े होते हैं। इसका निश्चित आकार होता है, बिल्कुल इसका शेप भी आकार और आयतन दोनों, यानी कि वॉल्यूम और शेप दोनों जो होता है वो आपका निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। और इनका घनत्व की बात करें, डेंसिटी भी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसे दबाया नहीं जा सकता। देखिए, ईंट वगैरह को आप दबा नहीं सकते हैं, जब दबाएंगे ज़्यादा तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं, यानी कॉम्प्रेशन आप उसे नहीं कर सकते हैं। जैसे में हमने पत्थर की बात करी, ईंट, लकड़ी, लोहा, ये सब के सब आपके ठोस पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हमारा पहला विभाजन था, भौतिक आधार पर पदार्थों का विभाजन। अब बात करेंगे आगे जो हमारा है द्रव की बात करें,
द्रव मतलब लिक्विड, किसकी बात हो रही है, लिक्विड की बात करें, है कि नहीं। तो लिक्विड आप लोग जानते भी होंगे, इनमें आंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस से कम होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड से तो यहाँ पर बात थोड़ा कम बन रही है कि नहीं। और इसका निश्चित आयतन होता है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है इसका वो निश्चित होता है, ठीक है, आयतन, ठीक है। और इसका निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब इसका जो शेप जो की बात करें, शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप भी देखे होंगे जल को आप लोग जिस बर्तन में डालते हैं, मान लीजिए पानी, अगर आप बर्तन पानी पीने के लिए डालते हैं तो जिस आकार में आप डालेंगे जस्ट आपका वही शेप ले लेता है, वही आकार में वो ढल जाता है। ये पानी यानी द्रव के साथ में होता है। ये आसानी से बह सकता है। यानी फ्लो की बात करें इसमें सबसे ज़्यादा होती है और इसको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। आप देखे होंगे पाइप वगैरह फट जाता है, क्यों फट जाता है, क्योंकि पानी का लेयर बहुत हार्ड होता है और पाइप बहुत छोटा होता है, इसी कारण वो फट जाता है। इसका ये समझ में आ गया मुझे कि हम इसे ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। और इसका घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है, यानी ठोस से इसका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। उदाहरण में पानी की बात करें, तेल, दूध, दही आदि, ये सब के सब आपका द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे। अब तीसरा बात करेंगे गैस। देखिए गैस आप लोग जानते भी होंगे, है कि नहीं। गैस क्या होता है, देखिए इसमें आंतरिक बल जो होता है, जो फोर्स की बात करें वो बहुत ही कम होता है और इनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है। देखिए आप लोग भी देखते भी होंगे, आप जैसे पात्र में रखें या जैसे रखें, आप सिर्फ आप वजन देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इसका आकार कैसा है या आयतन कैसा है। ये चीज़ करना थोड़ा सा यहाँ पर अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो गैस के जिसका ना आयतन निश्चित होता है, ना ही इसका शेप यानी आकार होता है, और इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। घनत्व के बाद डेंसिटी जो होता है बहुत ही कम होता है और इसको आसानी से दबाया जा सकता है, यानी सिंपल कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं। जबकि ठोस को कतई नहीं कर सकते, नगण्य वहाँ पर होता था, और द्रव को हम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको आसानी से यानी सिंपल वे में भी आप गैस को दबा सकते हैं, ये आसानी से बह जाते हैं। आप देखे होंगे उदाहरण नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब के सब आपके गैस के अंतर्गत आए। कार्बन C हो गया, आर्गन की बात करें AR हो गया, ऑक्सीजन O2, ये सब के सब आपके गैस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड विभाजन जो हमारा हो रहा है वो रासायनिक आधार पर, यानी रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का विभाजन। पहला हमारा आता है एलिमेंट्स। आप लोग एलिमेंट्स के बारे में भी जानते होंगे, तत्व, ठीक है। तो तत्व क्या है समझते हुए चलिएगा, वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। यानी तत्व का निर्माण जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, यानी एटम से होता है, ठीक है। और तत्व की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, धातु और अधातु। धातु मतलब मेटल, ठीक है, इसका नॉन मेटल, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग पढ़ी, क्या मेटल और नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अब यौगिक क्या है। देखिए सेकेंड हमारा यौगिक आता है। यौगिक कहने का मतलब हुआ कंपाउंड। क्या होता है, ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड क्या होता है सुनते हुए चलेंगे आप लोग, ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बना होता है, यानी यहाँ पर दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है और इसका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। यानी देखिए निश्चित रासायनिक यानी केमिकल रेशियो जो होता है वो एक फिक्स होता है। और फिक्स क्या है वो हम आगे बताएंगे आपको। इनके संगठनों के अवयवों की बात करें तो रासायनिक क्रिया में अलग किए जा सकते हैं। इसके कंपोनेंट जो है वो आप केमिकल प्रोसेस के माध्यम से इसे आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं। और इनका गुण इनके संगठनों के गुण से अलग होता है। मतलब अगर सपोज हम बताना चाहें आपको, जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सहयोग से जल का निर्माण होता है, तो बिल्कुल जल का जो निर्माण होगा, जल का स्वाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्वाद से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी बिल्कुल वो अलग होगा। और इसका गलनांक की बात करें और कथनांक तो वो भी आपका निश्चित होता है। ये यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में जानकारी आपको दे रहे थे। आगे हम इसको और बेहतर समझाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया है। देखिए यहाँ पर जल की बात की, H2O की बात की है, सब लोग जानते हैं। तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। भाई रेशियो कहाँ हुआ, तो अनुपात 1:8 का हुआ। 1:8 के अनुपात में इसको मिलाया गया है, ठीक है। और गलनांक बर्फ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस कथनांक, ठीक है। जल का ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका होता है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर फिक्स होते हैं, ठीक है। और आगे समझते इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से जल का गुण अलग होता है। हमने क्या बताया था, अब जल का आप स्वाद लेंगे तो वो आपका स्वाद जो रहेगा वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल आपको अलग स्वाद देखने को मिलेगा, ठीक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। हमने ये बात वहाँ पर भी बताई थी कि बिल्कुल आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। किससे, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही, यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही आप इसे अलग कर सकते हैं। अन्य उदाहरण की बात करें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की बात करें, चूना की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड या चौक की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, या सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें, ये सब के सब आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक मुख्य बात है, आप इसको नोट कर लेंगे। तत्व जो होता है, तत्व और यौगिक, यानी कहने
का मतलब हुआ एलिमेंट्स की बात करें या कंपाउंड्स एंड कंपाउंड, ये जो आपका होता है ना, ये दोनों आपका शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब होता है प्योर, क्या होता है? प्योर होता है। पूछ लेगा कभी एग्जाम में आपसे, तो तत्व और यौगिक ही आपका शुद्ध होता है। अब मिश्रण बात करेंगे, मिश्रण क्या होता है यानी मिक्सचर क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। मिक्सचर क्या होता है? देखिए मिक्सचर आप लोग जानबो करते होंगे, जब खाना वगैरह बनता है तो आप मसाला वगैरह में मिक्सचर से पीसते कि नहीं पीसते, वही मिक्सचर की बात यहाँ पर, उसी को मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के योग से बनने वाले पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बात समझिएगा, देखिए तत्वों या यौगिक के योग से, ठीक है, ये किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से होते। भाई आपको मैंने बताया कि आप भी जब खाना वगैरह बनाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे जो भी जैसे खाना बन रहा है तो उसमें हमारे प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सबको मिक्स करके आप डाल देते हैं, है ना। तो वो एक नहीं, कभी आप मिर्चाई को ज़्यादा डालते हैं तो कभी नमक कम, उसमें नमक तो नहीं बस उसमें लहसुन कम डालते हैं, तो वो आपका एक फिक्स नहीं होता। जबकि आपका यौगिक में हमेशा एक फिक्स अनुपात में ही मापे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके संगठन अवयवों को सरल भौतिक तरीके से अलग, यानी आप उसको हाथ से भी, यानी भौतिक तरीका का मतलब करने का मतलब बहुत सिंपल फॉर्म में आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। बट यौगिक के अणुओं को अलग करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रोसेस का आपको सहायता लेना पड़ सकता है, जो हमने पीछे बताया आपको। उदाहरण की बात करें, वायु की बात करें, सब मिश्रण, दूध, स्याही, पेंट, कोयला, रक्त, मक्खन, धुआं, ये सब के सब आपके हो जाते हैं मिश्रण। अब हम मिश्रण के प्रकार की बात करेंगे। मिक्सचर के प्रकार होते हैं दो, एक हमारा हो जाता है होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण, और दूसरा हमारा हो जाता है असमांगी यानी हेट्रोजेनियस। ठीक है, समांगी नाम से स्पष्ट है। पहला समांगी का मतलब क्या होता है, इन मिश्रणों के संगठन एक दूसरे के साथ में पूरी तरह घुलेगा, यानी पूरा तरह घुल जाएगा तो समांगी होगा, आप तो ना घुलेगा वह असमांगी हो जाएगा। ठीक है, इन मिश्रणों का संगठन एक समान होता है। चलिए भाई सही बातें हैं। उदाहरण बात करें, नमक की बात करें या जल का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, नींबू पानी का मिश्रण या पीतल कांसा आदि, ये सब के सब आपका समांगी मिश्रण में होते हैं। याद रखिएगा, केवल बिलियन और मिश्रित धातु ही समांगी होते हैं, यानी बिलियन और बिलियन क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और मिश्रित धातु मतलब धातु, अब यहाँ पर देखिए पीतल हमने लिखा, भाई पीतल भी तो मिश्रित धातु है, सब जानते हैं। कांसा की बात करें, कांस से करें तो ये सब भी तो होता है। पीतल की बात करें जिंक कॉपर से मिलता है, कांसा की बात करें तो जिंक आपका टिन से मिलता है, तो वो सब चीज़ आपका हो जाएगा समांगी, यानी एक समान अनुपात में मिला हुआ। आगे बढ़ेंगे, विसमांगी की बात करेंगे या असमांगी भी कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पर समझिए, असमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे यानी हेट्रोजेनियस के बारे में बात करेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, इन मिश्रण के संगठन एक दूसरे के साथ में पूरी तरह नहीं घुले होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। इन मिश्रणों का संगठन एक समान नहीं होता है भाई, और इन मिश्रणों के संगठनों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, आप भी इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो चीनी, ठीक है, यहाँ पर चीनी, रेत का मिश्रण, दूध, रक्त, पेट्रोलियम, मिट्टी, मक्खन आदि, ये सब के सब असमांगी होते हैं और इनमें समान संगठन नहीं होते हैं और इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब विलयन की बात करें, आप लोग विलयन के बारे में जानते होंगे। सॉल्यूशन, हम कुछ बातें यहाँ पर मेंशन करते हुए चलते। सॉल्यूशन देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण, वहाँ पर हमने बताया था कि विलयन और मिश्रित धातु, दो बातें समझाते हैं वहाँ पर। क्या समझाते हैं, एक मिश्रित धातु के संदर्भ में और एक विलयन, यही आपका होता है समांगी, बाकी सब विसमांगी होते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम लोग विलायक कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, इसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं अंग्रेजी में। जिसकी तादाद ज़्यादा हो, अगर आप विलयन किसी प्रकार का बनाते हैं और जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो पदार्थ की मात्रा कम होती है वो हमारा विलय, यानी उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो तादाद में कम हो, है कि नहीं। उदाहरण में अगर बात करें, नमक यहाँ पर लिखा हुआ है और जल का विलयन है, तो यहाँ पर बिल्कुल सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जल जो है ये तादाद ज़्यादा है, तो बिल्कुल ये हमारा विलायक होगा और नमक हमारा विलय होगा। बस दो बात समझिएगा यहाँ पर, विलयन सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं, एक हमारा विलय होता है, एक हमारा विलायक होता है। विलायक का मतलब जिसकी तादाद ज़्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसकी तादाद कम होती है या मात्रा ही कम होती है वो हमारा विलय यानी सॉल्यूट कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी समझ लीजिएगा, जल जो होता है यानी वाटर की बात करें, H2 की बात करें, ये हमारा सार्वत्रिक विलायक के रूप में कार्य करता है। मतलब सभी जगह अगर जब भी जल की बात होगा तो वहाँ पर आप विशेष करके जल की ओर ही अंकित करें कि विलायक के रोल में है। अब निलंबन की बात करें, सस्पेंडेड की बात करें, तो ये भी एक आपका असमांग मिश्रण है जिसमें ठोस के कण तरल द्रव में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, यानी यहाँ पर पूरी तरह नहीं घुलेगा,
ठोस कण नगण्य आंखों से देखा जा सकता है, यानी आप उसे खुले आंखों से भी आप उसे देख सकते हैं निलंबन को। उदाहरण के लिए बात करें चौक और पानी का मिश्रण, अगर हम आपको चौक दे दें और पानी में आप उसे मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको चौक प्रतीत दिखाई देगा। आपको आटा और पानी मिलाएंगे तो आपको देखिएगा दिखाई देगा आपको, यानी पूर्णतः मिश्रण नहीं होगा और उसके कण एक दूसरे पर पूरा तरह से मिलते भी नहीं हैं, बल्कि वो सस्पेंडेड रहते हैं यानी निलंबित रहते हैं। अब बात करेंगे आगे कोलाइडल की बात करें। कोलाइडल क्या है सुनिएगा इसके बारे में भी। ये वे विलयन होते हैं जिसमें ठोस के कण नगण्य आंख से दिखाई नहीं देते, यानी आप इसे नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं और इनके कण आसानी से छाननी के आर पार भी जा सकता है। उदाहरण की बात करें, दूध की बात करें, रक्त, जेली, स्याही, धुंध, ये सब के सब आप इसको छन्नी के माध्यम से छान भी सकते हैं। दूध अक्सर किया जाता है, आप देखे भी होंगे। अब बात करेंगे मिश्रित धातु के बारे में बात करेंगे। मिश्रित समझते हैं ना, मिक्सचर मेटल के बारे में बात करेंगे और ये आपका समांगी के अंतर्गत आती है, तो हम पहले ही आप लोग को बता दिए थे। तो बिल्कुल आपका मिश्रित धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। मिश्रित धातु का गुण उसके संगठन के गुण से अलग होता है। निम्न तालिका जो दिया हुआ, आगे हम इस पर चर्चा करने वाले कौन कौन से मिश्रित धातु है। पहला देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये से प्रश्न बनते हैं। स्टील की बात करें, इस्पात तो आपका कार्बन और लोहा से बनेगा, और उपयोग की बात करें तो आपका चादर, तार, तेल, लाइन, औजार आदि बनाने में काम आते हैं। उसके अन्य में स्टीलिन इस्पात की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो लोहा, निकेल और क्रोमियम के साथ बनते हैं। बर्तन, प्लेट आदि बनाने में इसका सहयोग किया जाता है। पीतल की बात करें, ब्रास की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तांबा और जास्ता का यहाँ पर सहयोग होता है। इसका उपयोग बर्तन, मशीनों के पुर्जे बनाने में भी किया जाता है। उसके अन्य में डोराल्यूमिनियम की बात करें तो वो आपका एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम, मैग्नीज के साथ में आपका बने होते हैं, जिसको वायुयान, प्रेशर कुकर और उपग्रह बनाने का काम आता है। ये सवाल पूछ दिया जाता है कि वायुयान के पर्चे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल डोराल्यूमिन का किया जाता है और इसमें संयोग के रूप में कार्य कौन करता है, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज करता है। कांसे की बात करें, क्या कांसा की बात करें तो यहाँ पर तांबा और टीन, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपका बर्तन, मूर्तियाँ, तोप आदि बनाने में इसका सहयोग लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 22 कैरेट सोना, हम लोग जेवरात बहुत ज़्यादा पहनते हैं, शादी ब्याह हो ऐसे भी, तो सोना, चांदी या तांबा इसका सहयोग के रूप में काम करता है और गहने बनाने हैं, आप लोग जानते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए। कृत्रिम सोना की बात करें, इसको हम लोग रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, तो ये तांबा, एल्युमिनियम का ही कॉम्बिनेशन होता है और गहने, मूर्तियाँ बनाने में अक्सर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा धातु की बात करें तो तांबा, टीन और शीशा का इस्तेमाल होता है और इसके सिक्के बनाने में इसका सहयोग किया जाता है। उसके बाद में टाँका, शोल्डर और मिलाप, जो टीन और लीड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो धातुओं के जोड़ों में टाँका लगाने के लिए काम करता है। उसके बाद में नाइक्रोम की बात करें, ये ज़रूरी हो जाता है, नाइक्रोम का तार या सवाल पूछे जाते हैं, तो निकिल, लोहा और क्रोमियम, मैग्नीज जैसे चीज़ों में इसका संगठन रूप से काम करता है और विद्युत, बिल्कुल इलेक्ट्रिक तापन और अवयव बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में दत्त अमलगम की बात करें तो पारा, उसके बाद में चांदी, तांबा, उसके बाद में इंडियम, टीन, जस्ता का कॉम्बिनेशन होता है जो दांतों को भरने के लिए किया जाता है। देखे होंगे किसी किसी का दांत झड़ जाता है तो दांत में खोल होता है तो उस दांत को भरने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे कुछ मिश्र धातु थे और उनके संगठन थे और इनके क्या इस्तेमाल होते हैं वो आपको यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पदार्थों का पृथक्करण कैसे होगा। देखिए, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। क्या करना? अलग। भाई पदार्थ को हम लोग अलग करते हैं ना, आप भी ऐसे किए होंगे, जैसे आप गेहूं वगैरह जब आप करते हैं तो उसको आप ओसाते हैं, ओसाने का मतलब हुआ उसे अलग करते हैं ना, तो वही यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं। तो जिन पदार्थों को हम उपयोग करते हैं उनमें बहुत सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं और मिश्रित में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं। इन्हें मिश्रित में कुछ हानिकारक और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं, यानी उपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं और उपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं, तो उसको हम अलग करेंगे ना, जिनका अलग करना ज़रूरी होता है ताकि हम उपयोगी पदार्थ को उपयोग कर सके और अनुपयोगी पदार्थ को छोड़ सके। ऐसा तो होता है ना। हाँ जी भाई, हम लोग जब धान वगैरह होता है तो क्या उसके भुस्से को भी खा जाते हैं? नहीं खाते हैं ना, तो वही हुआ। तो मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की क्रिया ही पृथक्करण कहलाता है। अलग अलग मिश्रणों के अलग अलग तरीक़ों से, विधियों से अलग किया जाता है। आप देखे भी होंगे किसी मिश्रण के पृथक की विधियाँ उस मिश्रण के घटकों, अवयवों पर निर्भर करता है, जहाँ हम निम्नलिखित चर्चों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करने में विषय एवं निम्नलिखित बातें जो आपको देखना है, जो सारणी में दिया हुआ है। पहले क्या करना है? ठोस अल्पत्रुम का मिश्रण हो या ठोस और इन अवयवों का मिश्रण हो या द्रव या अवयवों का मिश्रण हो सकता है। द्रव ठोस में हो, ठोस द्रव में हो, द्रव ठोस में, ऐसा आपका मिश्रण देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ठोस अवयवों का मिश्रण। तो इस मिश्रण में अवयव होश होते हैं, ठीक है, ओस होते हैं।
इससे मिश्रण के निम्नलिखित तरीके से अलग किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका हमारा आता है हस्त चयन। हस्त का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ से ही आप काम कर सकते हैं। इस विधि में ठोस अनुपयोगी अवयव को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। आपने देखा होगा चावल वगैरह आप बनाते होंगे या माता बनाती होगी, तो उसमें जो कंकर जो होता है उसको कैसे करती है? वो तो हाथ से ही निकाल के हटा देती है, ठीक है। इस विधि द्वारा दाल चावल आदि में कंकर के पत्थर निकाले जाते हैं। हमने ये बात वहाँ पर कह दी। उसके बाद में सेसिंग गहना की बात करें तो इस विधि में अनाज के कणों को उनकी इंडियों से अलग किया, इंडिया टुंडी वगैरह जो होता है ना, टुंडी वगैरह, उससे अलग किया जाता है। इस विधि में अनाज की टिंडियों को हाथ से पोत जाता है या फिर बैलों के द्वारा कुचल दिया जाता है या फिर थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। तो आपका यह थ्रेसिंग हो जाता है, जिसको हम लोग थ्रेसिंग अगर कहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग गहना। उसके बाद में आगे बात करेंगे निष्पावन, जिसको हम लोग पछाड़ना भी कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा हल्के एवं भारी ठोस अवयवों को अलग किया जाता है। इस विधि में हवा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे गर्मी के मौसम में हवा या भी तो पंखा वगैरह चला करके भी सूप वगैरह से अलग किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपका निष्पावन यानी पछाड़ना के अंतर्गत आ जाता है। इस विधि के द्वारा अनाज के कणों को भूसे से अलग किया जाता है, भूसे से होता है ना। उसके आगे बात करेंगे उसके में चालना। अब चलनी वगैरह से भी चालने की प्रक्रिया आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। इस विधि में उस मिश्रण को जिस पर एक घटक बारीक होता है और दूसरा घटक थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे चावल की बात करें तो एक चावल का जो दाना होता है वो ज़्यादा मोटा होता है लेकिन भूसा वगैरह पतला होता है। तो चालन से भी, चलनी वगैरह से नहीं चालते हैं रोटी बनाने से पहले, हाँ। इस विधि में चलनी छन्नी का उपयोग किया जाता है। इस विधि से और में चक्कर, रेत में कंकर, पत्थर, आखिर ये सब चीज़ को हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद में चुंबकीय पृथक्करण जो थोड़ा सा कीमती हो जाता है कि नहीं। इस विधि में चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में उस मिश्रण को जिसका एक घटक चुंबक की तरह आकर्षित हो जाता है, जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अलग किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। अब आगे बात करेंगे ठोस और द्रव अवयवों का मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण में बात करें, मुख्यतः उपयोगी घटक द्रव के रूप में होता है और अनुपयोगी घटक जो आपका होता है वो ठोस के रूप में। उपयोगी आपका द्रव के रूप में, उपयोगी आपका द्रव यानी लिक्विड के फॉर्म में, ये सब बातों पर आप ध्यान कीजिएगा। और ये आपका सॉलिड के रूप में है, ठीक है। इस प्रकार के मिश्रण को निम्नलिखित विधि से अलग किया जा सकता है। कौन कौन सी विधि है? पहला आपका आता है अवसादन या तलछट विधि। तो यार ये विधि है क्या? तो इस विधि में ठोस या एवं द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको अब स्टेबल छोड़ देंगे और मिश्रण के स्थिर रहने पर ठोस घटक नीचे बैठ जाते हैं और द्रव क्या होते हैं वो आपका ऊपर आ जाता है। भाई वही बातें यहाँ पर है, जब उसे मिश्रण छोड़ेंगे तो ठोस क्या होगा, घटक नीचे बैठ जाएगा, द्रव ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो सेकेंड बात करेंगे निस्तारण या उसी को निथारना भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा अवसासित मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। मतलब होता कभी कभी है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको हम लोग निस्तारण कहते हैं। मतलब एक स्थान से स्थान में वो बिना, मतलब मिश्रण के द्रव को बिना हिलाए हुए उस दूसरे बर्तन में उसको डाल दिया जाता है। उसके बाद में बात करें छानना या उसको निस्यंदन या छानना भी कहते हैं। ये क्या होता है? इस विधि में निस्तारित मिश्रण को छलनी से छान लिया जाता है, ठीक है। चाय में से चाय की पत्ती को, आप देखे होंगे चाय से चाय पत्ती को छाना जाता है। जूस में से रेसे, पनीर बनाने के लिए फटे हुए दूध से ठोस या कणों को छानना, ये सब आपका होता है छानना। जैसे चाय पीते, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा। उसके अंदर में वाष्पीकरण क्या होता है, मतलब आप यहाँ पर उड़ा रहे हैं। जैसे गर्मी के मौसम में कपड़े हमारे सूख जाते हैं, वाष्पीकरण होता है, धूप आते तो भाई सूख जाता है कि नहीं। तो इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को उबाला कर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? उबाल कर गर्म किया जाता है और गर्म करने पर द्रव जल वाष्प बन जाता है। भाई जब गर्म करेंगे तो भाई जल जो होगा वाष्प बन के उड़ जाएगा और ठोस घटक जो नीचे बैठ जाएगा। भाई पानी तो उड़ेगा ना, गर्म कर रहे तो पानी ही उड़ेगा। समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि से प्रयोग किया, अलग किया जाता है। पूछ लेगा कि समुद्र के पानी से नमक को अलग कैसे किया जाता है, तो उत्तर आपका क्या होगा? वाष्पीकरण से अलग किया जाता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु उबालना कथनांक एक निश्चित तापमान पर होता है। वो सब वस्तु का अलग अलग होता है कि उसके में अपकेंद्रण की बात करें। अपकेंद्रण क्या होता है? ये बीच में बैठ जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात समझिएगा कि ये भी आपका VBI, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इस विधि से दूध से क्रीम और दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि दोबारा, ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको माइंड रखिएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना इस विधि पर ही आधारित होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, तो ये भी आपका अपकेंद्रण विधि पर ही आधारित है। उसके में द्रव शोधन बात करें या आसवन की बात करें, तो इस विधि में ठोस एवं द्रव जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है। तो इस विधि में ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें द्रव जल हो और भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा
होकर दूसरे पात्र में एकत्रित हो जाता है और ठोस नीचे बैठ जाता है। तो बिल्कुल द्रव ही गर्म होंगे ना, है कि नहीं। तो और आगे बात करेंगे इसी में, तो समुद्र के जल से नमक और शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसका का? द्रव शोधन या आसवन विधि का किया जाता है। अब बात करेंगे द्रव का द्रव अवयव से कैसे अलग करेंगे भाई, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मिश्रण में घटन द्रव के रूप में ही होते हैं और इस मिश्रण में उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ को निम्नलिखित विधि से अलग किया जा सकता है। पहले आपका होता है पृथक कीप। पृथक कीप क्या होता है? इस विधि में दो अघुलनशील द्रव्यों को अलग किया जा सकता है, या इस विधि से तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आप लोग भी देखेंगे तेल और पानी के मिश्रण को। तो यहाँ पर ऐसे चीज़ को हम लोग कीप से के माध्यम से करते हैं। तेल हल्का होने के कारण ऊपर रह जाता है और पानी नीचे के पात्र में बैठ जाता है। याद रखिए, तेल हल्का होता है, अगर आप पानी और तेल को मिलाएंगे, पानी और तेल को अगर आप मिश्रित करते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पर आपका जो तेल जो होगा वो तेल ऊपर होगा और पानी आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में परभाजी आसवन की बात करें। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा घुलनशील मतलब जो पानी में घुलते हैं द्रव्यों को अलग किया जाता है। यह विधि पदार्थों के क्वथनांक के बिंदु पर आधारित होता है। क्या होता है? बिंदु पर आधारित होता है। जब इस प्रकार के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब अलग अलग क्वथनांक बिंदु वाले द्रव अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जिसका इसका क्वथनांक बिंदु अगर अलग है या किसी को हाई क्वथनांक बिंदु उसकी मात्रा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा कच्चे तेल से मोम और स्नेहक यानी ग्रीज और डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि को भी अलग किया जाता है। ये सब चीज़ आप मेंशन यहाँ पर करते हुए चलेंगे। आगे बात करेंगे किसी मिश्रण के, ये कुछ मुख्य बातें हैं। किसी मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई फिक्स विधि होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ है, जहाँ पर देखिए पहला क्या है, मिश्रण को जल में मिलाया जाता है, उसके बाद अवसादन और निस्तारण किया जाता है जिसमें रेत और नमक वाला जल अलग हो जाता है। उसके बाद निषेधन किया जाता है जिसमें नमक वाले जल में बचा हुआ रेत से अलग हो जाता है। वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण निष्पादित जल को गर्म किया जाता है जिससे जल भाप बनकर उड़ जाता है और नमक हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ है कि आप उस अवयव पर डिपेंड करता है कि उस अवयव को कैसे हम सस्पेंडेड करने वाले हैं, कैसे उसको सेपरेट करने वाले हैं। तो एक से अधिक विधि भी आपकी हो सकती है। आगे बात करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुण, क्योंकि हमने वहाँ पर बात की थी कि धातु भी पढ़ेंगे हम लोग, तो धातु और अधातु के भौतिक गुण भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। धातु मतलब मेटल और इसका मतलब होता है नॉन मेटल। बचपन से पढ़ते हुए अवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की अवस्था। तो सभी धातु सामान्यतः तापमान पर ठोस होते हैं, यानी आपका जो सभी जो मेटल होते हैं जिसकी स्टेज की बात करें तो वो आपका होता है एक मरकरी यानी पारा की बात करें जो सामान्य आपके तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सवाल पूछे जाते हैं कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर पारा, Hg। ठीक है, ये होता है। अधातु की बात करें तो अधातु सामान्य तापमान पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में आपका कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और द्रव की बात करें तो ब्रोमीन। ये सवाल पूछता है कौन सा धातु जो है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका जवाब ब्रोमीन होगा। गैस में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये पाए जाते हैं। उसके में आघात वर्धीयता की बात करें तो धातुओं को पीट पीट कर चादर की सीट में बदला जा सकता है और सोना सबसे अच्छा होता है। देखिए याद रखिएगा, सोना बहुत ज़्यादा लमरता है, ये बातें याद रखिएगा। सोना धातु है, ठीक है। अधातु को पीट कर सीट में नहीं बदला जा सकता है, यानी आप उसका सीट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम वगैरह में ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद तन्यता की बात करें, तनने की क्षमता मतलब लमराने की क्षमता की बात करें तो धातु में खींच कर तारों में बदला जा सकता है। जैसे में हमने बात वहाँ पर भी किया था कि सोना जो है सबसे अच्छा आघात वर्धीयता भी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा तानने भी होती है, यानी टनने की क्षमता भी ज़्यादा होती, लंबाई से कर सकते हैं और इन्हें खींच कर तारों में नहीं बनाया जा सकता। ये अधातु की बात हो रही है, अधातु में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में ध्वनि की बात करें, ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है, तो धातु टकराने पर आपको ध्वनि यानी साउंड उत्पन्न करके देगा, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। धातु में आवाज़ होती है और अधातु में ऐसा आवाज़ नहीं होता है। चमकीलापन की बात करें, ब्राइटनेस की बात करें तो सभी धातु चमकीला होती है, ठीक है, और ये चमकीला नहीं होती। अपवाद स्वरूप बात करें तो आयोडीन चमकीला होता है, मतलब नमक जो होता है, नमक में आयोडीन पाई जाती है, वो चमकीला होती है। इसके अलावा कोई भी धातु चमकीला नहीं होता है। आगे बात करेंगे अब धातुओं के भौतिक गुण के आधार पर बात करें, वो हमारा रासायनिक गुण था। तो कठोरता की बात करें तो सभी धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम होता है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये सवाल बनते भी है कि कौन से धातु जिसको आसानी से काटा जा सकता है, तो बिल्कुल आपका जवाब सोडियम और पोटेशियम की ओर जाएंगे। ये सभी नरम होते हैं, सिर्फ हीरा आपका कठोर होता है, पता होगा आपको।
उसके बाद में चालकता की बात करें, चालकता का मतलब होता है विद्युत के बारे में हो रही है ना, तो सभी धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे विद्युत धारा होकर प्रभावित होती है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए चांदी की बात करें सबसे अच्छा सुचालक है, मतलब विद्युत धारा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर चोरी होने का सबसे बड़ा जो कारण होता था वो चांदी ही उसमें लगा होता था, चोरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये कुचालक होते हीरा उष्मा का सुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। पता होगा ग्रेफाइट आपका पेंसिल में पाया जाता है ना, पेंसिल का जो नोक होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। उसके बाद में भंगुरता की बात करें तो धातु आसानी से नहीं टूटती है और ये आसानी से टूट जाती है। कौन सा? धातु, जबकि धातु आसानी से नहीं टूटती है। घनत्व की बात करें तो घनत्व अगर बात करें तो इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होती है, किसकी भाई? धातु की, और इनका घनत्व बहुत कम होता है, मतलब सब लो होता है। गलनांक और कथनांक की बात करें तो इनका बहुत उच्च होता है, जिससे में बात करें सोडियम और पोटेशियम का बहुत कम होता है, यानी उनका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो बहुत कम होता है धातु में, और इनका बहुत कम होता है। सिर्फ आपका हीरा की बात करें, डायमंड की बात करें तो इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी अब रिएक्शन कैसे कैसे करते हैं। तो धातु अगर वायु के साथ में अगर अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर है और ऑक्सीजन अभिक्रिया तो कॉपर ऑक्साइड बना दी। यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। वही बातें कही गई है, धातु अगर हवा के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, और धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, परंतु एल्युमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारीय एवं लवणीय दोनों होते हैं। क्षारीय लवण के बारे में आप लोग पढ़े भी किए होंगे, है कि नहीं? अतः इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है, मतलब दो तरह की प्रवृत्ति दिखाती है तो बिल्कुल ये उभयधर्मी ही कहलाएंगे। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, परंतु कुछ घुलनशील भी होते हैं। जैसे में यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड जल में देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो बिल्कुल ये आपका क्षार बना, सब लोग जानते हैं। उसके अंदर में पोटेशियम ऑक्साइड हो गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोग समझने के लिए। पोटेशियम की बात करें और सोडियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती, इसलिए इसे किरोसन तेल में रखा जाता है। ये बहुत पहले भी आप लोग जानते भी होंगे, है कि नहीं? किसके बारे में? पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, यही कारण से किरोसन तेल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि आग ना पकड़े। उसके बारे में एजी की बात करें और एयू की बात करें तो आप लोग एजी सब लोग जानते हैं, एल्युमिनियम इसके बारे में, एयू के बारे में भी जानते हैं, है कि नहीं? तो ये आपका जो होता है अधिक ताप पर आपका ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। किसकी बात हो रही है? एजी और एयू के बारे में बात। एयू का मतलब सोना होता है, ठीक है, तो अभिक्रिया नहीं करते हैं। और वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जंग वगैरह लगता है कि नहीं लगता है? एल्युमिनियम की वस्तु अगर पेंट वगैरह आपने नहीं किया हो तो किस प्रकार से लगता है वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे बात करेंगे अधातु वायु के साथ में मिलकर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा? देखिए अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखा है आपके लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसके अंदर में सल्फर ऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ना, CO2 बन गया यहाँ पर। तो ये ऑक्साइड जल के साथ में मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, H2CO3 बना जो आपका कार्बनिक अम्ल हो गया। फिर SO2 की बात करें और H2O जल के साथ अभिक्रिया किया तो H2SO3 बना जो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे धातुओं के का जल के साथ में अगर मिश्रण होता है, मतलब अभिक्रिया होता है, तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है, यानी हाइड्रोजन गैस यानी H आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर पोटेशियम और H2O जल की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल है और साथ में कुछ उष्मा भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फिर बना, फिर जल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ और उष्मा भी। यहाँ पर भी कैल्शियम बात करें जल है तो यहाँ पर COOH का H2 बन गया, H2 बन गया। मैग्नीशियम जल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जल यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से देखने को मिल गया। एल्युमिनियम है जल है तो फिर यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है निर्माण होते हुए। आगे समझेंगे पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है, और एल्युमिनियम फ्यूरम और जिंक जो होता है वो भाप के साथ में, भाप समझते हैं ना, ये उसके साथ में यह अभिक्रिया करता है। Pb की बात करें, Cu की बात करें, Ag और Au जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Pb कॉपर की बात करें या यहाँ पर Pb सीसा की बात करें, तो ये सब जो होते हैं आपका जल के साथ में यानी H2 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे धातुओं
जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी अधातु जो होता है, नॉन मेटल जो होता है, वो अभिक्रिया जल के साथ नहीं करता है। और धातु तनु अम्ल के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बना, तनु का मतलब होता है मजबूत, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जिसमें यहाँ पर सोडियम और HCl है, तो बिल्कुल HCl के बारे में आप लोग जानबे करते हैं, है कि नहीं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनाया, जल यहाँ पर हाइड्रोजन बना दिया, फिर यहाँ पर H2SO4 बनाया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब आपका बनाया हुआ है, और ये सब के सब जो आपका निर्माण जो किया है, ये सब के सब आपका लवण है, और साथ में उन्होंने गैस, यानी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। हाइड्रोजन गैस रंगीन एवं विहीन गैस है। देखिए, विहीन का मतलब होता है कोई सा उसमें रंग नहीं है, और विहीन का मतलब कोई स्वाद नहीं है, जो माचिस के तीली नज़दीक लाने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के गुण के बारे में बता रहे थे आप लोग को। उसके बाद में कॉपर तनु HCl और H2SO4 के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, यानी कहने का मतलब हुआ कौन नहीं करता, हाइड्रोजन नहीं करता, ये ना बात हुआ। कॉपर तनु HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर तनु HCl, यानी कॉपर की बात हो रही है यहाँ पर, तो कॉपर आपका जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। अधिकांश धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता है। सिर्फ मैग्नीशियम की बात करें या Mn मैग्नेट की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करके जो आपका इस प्रकार से अभिक्रिया दिख रहा है। पर HNO3 ये आपका कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3। तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रोक ऑक्साइड के रूप में बनाया, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिल रहा है। धातुवे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अधातुवे, ठीक है, नॉन मेटल जो तनु अम्ल के साथ में यहाँ पर अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद में एक्का रेजिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा कभी कभी एग्जाम पूछ ले जाता है। तो एक्का रेजिया जो होता है वो 3:1 में होता है, याद रखिएगा, 3:1 में होता है, जहाँ पर HCl का रेशियो 3 होता है, और यहाँ पर HNO3 का नाइट्रिक अम्ल है, तो इसका आपका रेशियो 1 होता है। और ताज़ा मिश्रण होता है, यह सोना और प्लेटिनियम को गलाने में किया जाता है। ये पूछ लिया जाता है सवाल कि एक्का रेजिया क्या है, तो बिल्कुल 3:1 में होता है, जहाँ पर HCl का 3 होता है और HNO3 1 अनुपात में होता है, और ये आपको सोना और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है, काम आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अध्ययनशील धातु विस्थापित कर लवण बनाता है। मतलब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है ना, वो कम वाले को वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है, मतलब एक उसको प्लेसमेंट कर देता है, उसकी जगह छेक लेता है। जैसे हम देखें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, जिंक है, तो जिंक कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड फेरस है, तो फेरस का स्थापित कर दिया, कॉपर बाहर निकल गया, है कि नहीं। कमज़ोर वाला हमेशा ऐसा होता है कि कमज़ोर वाला मजबूत वाला उस पर हावी हो जाता है। यहाँ पर देखिए HNO3 की बात करें, तो यहाँ पर भी स्थानांतरित करके कॉपर को साथ में आ गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती आ गई होगी। एक अधिक अभिक्रिया बात करें, यानी एक अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो होते हैं, धातुएं कम अभिक्रियाशील अधातुएं को भी विस्थापित करके लवण का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया, ब्रोमीन यहाँ पर अलग हो गया। उसके अंत में धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है। जैसे में सोडियम यहाँ पर है और Cl, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया है। उसके अंत में मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, कॉपर क्लोराइड बना दिया। तो ये सब चीज़ वहाँ पर है जब कोई भी धातु क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करती है तब। उसके अंत में अधातु की बात करें यहाँ पर, ठीक, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन बन गया। उसके अंत में P4Cl2 होते हैं, यहाँ पर भी आपका पोटेशियम क्लोराइड बन गया, है ना, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम नहीं फास्फोरस। कुछ धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे में देखिए यहाँ पर Na2, तो सोडियम हाइड्राइड हो गया। यहाँ पर Ca की बात करें, कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्राइड बना दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाइड्रोजन मतलब अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर H2SO4 है, यहाँ पर N2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्राइड बना दिया। ठीक है, उसके अंत में सक्रियता श्रेणी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़रूरी बातें भी आप लोग के लिए है। यह श्रेणी धातु और अधातु क्रियाशील के आधार पर बताया गया है। पहला है हमारा पोटेशियम और सोडियम, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई धातु होता है तो वो आपका कौन सा होता है, तो बिल्कुल आपका पोटेशियम और सोडियम होता है। इसलिए इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, तो ये आगे लग जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Pb और Ag आपका अधिक क्रियाशील, लेकिन सबसे अधिक नहीं है। उसके अंत में कॉपर और पारा की बात करें तो कम क्रियाशील है। ठीक है, और AgAu जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो ये आपका श्रृंखला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे अब धातुओं की प्राप्ति। भाई धातु हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये भी ज़रूरी है। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर, यानी जो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, तो उस पर धातु प्राकृतिक रूप से पाए जाते होंगे, आप 10th वगैरह में भी पढ़े होंगे। ठीक है,
यौगिक होता है जिसे खनिज कोई विशेष धातु से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग अयस्क यानी ओर कहते हैं। ओर के बारे में आप लोग पढ़ो किए होंगे, ठीक है। अब कुछ धातु के नाम में, जैसे सोडियम की बात करें, इसके अयस्क यानी ओर की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड NaCl और बोरेक्स, जिसको Na2B4OH O7 और 10 को जल। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड KCl और पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 आपका अयस्क है, इसके सूत्र है यानी इसके फॉर्मूले। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम क्या होगा, डोलामाइट्स, और जिसको हम लोग MgCO3 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैग्नीशियम का जो होता है वो डोलामाइट्स की बात करें तो MgCO3 और कॉपर कार्बोनेट, ये आपका सूत्र हो जाता है। उसके में मैग्नेसाइट की बात करें तो MgCO3 आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, MgCO3 आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम के का बात करें तो जिप्सन और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaSO4.2H2 है। तो सूत्र वगैरह पूछ लिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होगा कैल्शियम के कौन अयस्क है, तो ये आपको याद होने चाहिए वहाँ पर। उसके बाद में एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट कोरंडम होता है Al2O3, सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, डैट्स मीन्स ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में कॉपर की बात करें तो क्यूप्राइट्स जो CO, उसके बारे में आप बात करें तो इसको कैलोमाइट्स कॉपर ग्लास जो CuSO होता है। सीसा की बात करें, सीसा मतलब Pb, तो इसका और जो होता है जो एस होता है वो गैलेन है, जिसको PbS इसका सूत्र होता है। उसके अंदर जिंक की बात करें, जिंक ब्लेंड ZnS और कैलेमीन जो ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। उसके अंदर में Ag की बात करें यानी सिल्वर की बात करें तो अर्जेंटाइन हो जाए, जिसको में Ag2S इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके अंदर में Hg मतलब मरकरी जो आपका शनिवार होता है, और ये आपका HgS होता है, पता होगा Hg यही शनिवार जो है जो वहाँ पर धातु जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पर आप माइंड में रखिएगा। मैंगनीज की बात करें तो पायरोलूसाइड जो होता है जो MnO2 आपका हो जाता है मैंगनीज। उसके अंदर लोहा की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट्स और आयरन पायराइट्स, ये ज़रूरी बातें हो जाती हैं। इसके यहाँ पर सूत्र भी दिए गए हैं। हेमेटाइट की बात करें Fe2O3.F2O4 इसका मैग्नेनाइट का, ठीक है। उसके बाद में आयरन पायराइड्स का Fe2
H2, ये आपका सूत्र हो जाता है। आगे बात करेंगे धातुओं का निष्कर्षण। ये आप तो पढ़े के भी आए होंगे, आपको पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, फिर इंटरमीडिएट आपने किया होगा साइंस से, वहाँ पर ही पढ़ा होगा, किया भी होगा। तो उच्च अभिक्रिया धातु जैसे में पोटेशियम की बात करें, सोडियम, उसके अंदर कैल्शियम, उसके अंदर में मैग्नीज, एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड या क्लोरीन के रूप में मिलते हैं। उसके अंदर में मध्य अभिक्रिया जो मिड वाले होते हैं, जो छोटा मतलब उससे कम वाले, वो अभिक्रियाशील धातु जिंक, उसके अंदर में फेरस, PbSn की बात करें, इसमें मतलब टीन होता है, ठीक है। ये आपका अयस्क बॉक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और निम्न मतलब लो की बात करें तो लो वाले जो होते हैं वो अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जैसे में Au, Ag, Cu और Pt प्लेटिनियम स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, और कॉपर, Ag सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं, संक्षिप्त विवरण पढ़ लेते हैं। निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण कौन कौन से होते हैं। अगर निष्कर्षण कैसे करेंगे हम अयस्क का, तो अयस्क का सांद्रण, अयस्क का धातु में परिवर्तन करेंगे और अशुद्ध धातु का परिष्करण कर देंगे। जो अशुद्ध उसको काम काहे नहीं करना है। अयस्क का सांद्रण बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझते हुए आप लोग चलेंगे। अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अयस्क से गैंग को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है उसे हम अयस्क एवं गैंग के भौतिक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर होता है, ठीक है। जो गंदगी है उसको हटाने की प्रक्रिया गैंग या मैट्रिक कहलाती है, ठीक है। उसके में अयस्क का धातु में परिवर्तन कैसे होगा, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अशुद्ध धातुओं को भाई विद्युतीय परिष्करण किया जाता है, जहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के अवयवों से धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है, यानी छांटने के लिए, विद्युत मतलब बिजली का, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निष्पादन अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, ताकि तत्पश्चात धातु ऑक्साइड से अपचित कार्बन के साथ में गर्म करने पर धातु प्राप्त हो जाता है। ये आप लोग वो करते होंगे, निष्पादन के बारे में पढ़ किए होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो ये आपका होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग निष्पादन की प्रक्रिया भी कहते हैं। उसके अंदर में सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड अयस्कों से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए भर्जन या अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म किया जाता है। वहाँ पर हमने क्या बताया था, यानी सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। यहाँ पर वायु की उपस्थिति पर अधिक ताप पर, वहाँ पर सीमित था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा आपको, देखिए सीमित वायु में अधिक ताप पर, और यहाँ पर वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तत्पश्चात धातु ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। अक्षर में निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर बात करें, निम्न अभिक्रिया धातु के अयस्कों को भर्जन किया जाता है। जैसे में देखिए अब यहाँ पर यह आपको बताया गया। अब धातुओं का उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। भाई हम धातु का कहाँ यूज करने वाले हैं, तो तांबा और एल्युमिनियम से बिजली तार बनाई जाती है, आप लोग भी घर में ऐसे देखे होंगे। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का उपयोग करके घरेलू बर्तन बनाने में होता है, और क्रोमियम और निकल का उपयोग विद्युत लेपन एवं स्टेनलेस स्टील बनाने के रूप में इसका कार्य किया जाता है। एल्युमिनियम और चांदी के फॉयल बनाने में जाते हैं, और जिरकोनियम का उपयोग बुलेट प्रूफ इस्पात बनाने में। सवाल पूछा जाता है बुलेट प्रूफ की बात करें तो इसका आप कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपका एल्युमिनियम और चांदी के फॉयल बनाने के रूप में इसका किया जाता है। ये आपका बुलेट प्रूफ होता है, तो एल्युमिनियम और चांदी के फॉयल, ठीक है, ये सिर्फ करने में जिरकोनियम का उपयोग किया जाता है। क्या जाता है, तो आपका जिरकोनियम का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर में अधातुओं का उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी बनाने में होता है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि ऊर्जा हाइड्रोजन से मिलती है। कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग की बात करें, कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। और नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया और उर्वरक बनाने में, उर्वरक समझते हैं ना, खेत खलिहान में है ना, उसको उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग कवकनाशी और रबर वल्कनीकरण बनाने में किया जाता है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं। खुली वायु में कुछ दिन तक, ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब किसी वस्तु को खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड के साथ मिल जाते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है। कॉपर वायु में उपस्थिति आंध्र कार्बन ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके हरे रंग का परत बना देता है। यह हरा रंग पदार्थ जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। धातुओं के बिल्डिंग में आपने देखा होगा, धातुओं के बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर उपयोग रेल की पटरी व मशीनों पूंजी के दायरों को बनाने में दरारों को भरने के रूप में काम किया जाता है। इसे हम लोग थर्मेट अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर, यानी पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, पटरी और मशीन के पुर्जे वगैरह जो होते हैं उसके दरारों को भरने के लिए
क्या होता है, तो इसको आप लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और वहाँ पर आपका ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके आप किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही रहा, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा था, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं सेकेंड लेक्चर में हम आएंगे जिससे आगे बात करेंगे। तब तक इतना ही, दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।